हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं और 2011 यानी कि 5/6/2011 में जो पूछा गया था उसका मैथ और रीजनिंग हम करा चुके हैं बंधु। जो आज का क्लास होगा वो 22/4/2012 में प्रथम पाली में जो पूछा गया प्रश्न है बंधु, उससे होगा, वो मैथ का क्लास होगा। तो आज का मैथ का सारा क्लास देखेंगे बंधु, इसलिए आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आसानी से सारे सवाल को आप बना सकें। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं आज का 2012 का प्रीवियस ईयर का जो हम 22/4 का करा रहे हैं बंधु, वो किस प्रकार से रहते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और ये प्रश्न जो पूछा गया है आपको बता रहे 2012 के प्रीवियस प्रथम पाली में आपका पूछा गया 22/4 को बंधु। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, आखिर वो संख्या क्या है। तो बंधु हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। सबसे पहले इस भाषा को समझिएगा, पहली 3 अभाज्य संख्या यानी किसके बारे में कह रहा है? अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है। आखिर अभाज्य संख्या क्या है, ये अगर समझ गए तो आपका आसानी से सवाल बन जाएंगे। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बंधु प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर अगर जान गए तो ये सवाल बन गया। तो प्राइम नंबर बंधु किसे कहते हैं? यानी कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो शुरू कहाँ से होंगे बंधु? एक से बड़ी है तो 2 से, 2 स्टार्ट होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी कि पहली 3 अभाज्य संख्या यही 2 3 5 होगा। कहता के गुणनफल, इसका गुणनफल करेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 3 दूनी 6 पंचे कितना हो जाएंगे बंधु? 30 हो जाएंगे। पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किनके बराबर होता है? धन पूर्णांक और उसके वर्गों का योगफल के बराबर होता है। धन पूर्णांक मान लीजिए बंधु क्या है, अभी तक तो नहीं पता, वही पता कर लेंगे। धन पूर्णांक और कहता है उसके वर्गों का योगफल, जो इनका पूर्णांक का यानी धन पूर्णांक का बंधु वर्ग होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। कौन होगा? ये होगा। यानी अब आपके पास दिखेगा 1 2 3 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई मान होगा जो कि इतना करने के बाद ये 30 के बराबर हो जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बंधु यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं देखिएगा, और प्लस धन पूर्णांक यानी कह रहा उसके वर्गों का योग, जो यहाँ पे संख्या उसी का वर्ग का योग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दू 6, कभी 30 के बराबर होगा बंधु? नहीं होगा, इसलिए ये 2 आंसर आपका नहीं होगा। अगला देखिएगा बंधु, 3 रखेंगे तो कहता धन पूर्णांक मान लीजिए 3 ले लिए बंधु, उसके वर्गों का योग 3 तिया 9, 9 3 12, कभी इसके बराबर होगा मित्र? नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला आपके पास कौन सी संख्या है? 5 है। तो देखिए धन पूर्णांक मान लीजिए कि आप 5 ले लिए, फिर कहता उसके वर्गों का योगफल, इनका वर्ग करेंगे 5 है 25, और 25 5 कितना होगा बंधु? 30 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? ये तीसरा नंबर ऑप्शन 5 हो जाएंगे। एक बार फिर पुनः समझिएगा, एक धन पूर्णांक 5 लिए, उसके वर्गों का योगफल 5 का अगर वर्ग करेंगे 25, अब 25 5 कितना बंधु? 30 होता है। तो वही कहता पहली 3 अभाज्य संख्या गुणनफल के बराबर है। तो पहली 3 अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 2 3 5 है। इनको अगर गुणनफल करेंगे यही 30 के बराबर होता है, तो वो हमारा संख्या क्या होगा? 5 होगा। क्लियर हो गया बंधु? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से बना देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे मित्र बंधु
0.324 गुना 0.081 गुना 4.624 बटे 1.5625 गुना 0.0289 गुना 72.9 गुना 64 का वर्गमूल है। बंधु वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ देख पा रहे हैं कि पॉइंट है, तो पॉइंट को सबसे पहले खत्म करना चाहेंगे तो काउंटिंग करते हैं ऊपर वाली संख्या में कितने अंक के बाद टोटल पॉइंट होगा। 3 यहाँ 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद 3 3 3 6 3 9 अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए बंधु एक अंक, यहाँ 4 है, 5 और 5 4 9, नीचे भी 9 अंक के बाद पॉइंट होंगे बंधु। अगर सबको गुना करेंगे और ऊपर में भी सबको गुना करेंगे तो 9 अंक के बाद पॉइंट होंगे, यानी पॉइंट सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऊपर नीचे सबका सब पॉइंट कैंसिल हो जाए। ये भी पॉइंट कैंसिल, ये भी पॉइंट कैंसिल, ये भी पॉइंट बंधु कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। एक बार रिफ्रेश से लिख लीजिए 324 गुना 81, क्योंकि बंधु जीरो आगे कोई मान्य नहीं रहेगा, 4624 बटे 15625 गुना 289 गुना 729 गुना 64। एकदम बंधु ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसको बनाएंगे। वर्गमूल कर रहा तो वर्गमूल का चिन्ह दे दीजिए बंधु। 324 का वर्गमूल आप जानते हैं 18 होता है, 18 गुना 18 करेंगे 324 होगा। 81 का वर्गमूल 9 नामा 81 होगा। लग रहा होगा सर इसको आप कैसे करेंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 4624 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट में डबल अंक के बाद घेरा लगाएंगे। लास्ट डबल अंक घेरा इसीलिए लगाएंगे क्योंकि वर्गमूल में 2 अंक का पेयर बनता है और घनमूल में 3 का बनता है। तो बंधु ये 24 है, तो 24 में जो 4 आया होगा किसका आया होगा, 2 का स्क्वायर करते इकाई अंक, यानी 1 से लेकर के 10 तक में देखना है बंधु। जिसका इकाई अंक होगा उसमें देखेंगे 4 किस में आता है। अगर 2 का करते हैं 4 होगा, 8 का करते बंधु 64 होता है, लेकिन उसका ही 4 होगा, यानी 64 में इकाई अंक क्या है 4। या तो इसका जो आंसर होगा 2 वाला होगा बंधु, या तो क्या होगा 8 वाला होगा, क्योंकि 8 ही 8 64, या तो 2 दूनी 4 ये आ रहा है। अब हमारे पास 46 है, देखेंगे 46 किसके बीच में वर्गमूल होता है, अति स्क्वायर है। तो बंधु यहाँ पे अगर हम 6 का स्क्वायर लेते हैं 6 के 36 और 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 होता है। हमारे पास क्या है 46 है, यानी 46 है। तो इनसे कम ये है तो कम वाला से पहले मिलेंगे तब बड़े आदमी से मिलेंगे बंधु। तो 36 के बदला 6 आया, यानी यहाँ 62 होगा या तो 68 होगा आंसर। अब 62 वाला मारेंगे या 68 वाला मारेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42, 42 से ये बंधु 46 यानी 46 क्या है अधिक है, तो अधिक वाला आंसर होगा क्या हो जाएंगे 68 हो जाएंगे, यानी इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं 68 लिखे बंधु। उसी प्रकार इसको देखिए, ये डबल अंक अगर गिर देते तो 5 में ही स्क्वायर करेंगे, 5 25 होता है, यानी 5 का होता है बंधु। ये 56 देखिए किसके करीब है, 12 का स्क्वायर करते 144 और 13 का स्क्वायर करते बंधु 169 और है कितना 156 यहाँ बीच में बंधु। तो 156 से छोटा वाला लेंगे 144 और इसमें क्या आएगा 12, यानी 5 ही एक ऊपर स्क्वायर आता तो डायरेक्ट हो गया कितना 125। यही सब चीज़ ध्यान से देखिएगा बंधु। 125 289 का आप जानते हैं 17 बंधु, इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि कैसे इसको समझते हैं। देखिए छोटा भी है लेकिन आसानी से समझिए। डबल अंक तो किसी भी हालात में बंधु घेरेंगे। देखिएगा 3 का स्क्वायर करते हैं 3 3 9, या 7 का स्क्वायर करते हैं बंधु 7 7 49, 49 में भी 9 आता है। यह निश्चित है कि ये 9 के बदला 3 वाला होगा या तो 7 वाला होगा। देखिए 7 का स्क्वायर किसके बीच में है, 2 का स्क्वायर करते हैं बंधु क्या होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है बंधु 9 होता है, ये बीच में 7 है। अब देखिएगा ये जो 7 है 7 के पहले क्या 4 4 वाला 2, यानी या तो 23 होगा या तो बंधु क्या होगा 27 और 3 दूनी 6, 6 से हमारा क्या है 7। देखिए 3 दूनी 6 से बड़ा है 7, 7 बड़ा है तो क्या होगा बड़ा वाला होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ भी बंधु 27 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 2729 होता है, इसे भी जानते हैं आप। और आप ये देख रहे हैं 64 का क्या होगा बंधु 8 होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को बंधु कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए हल कर लीजिए, हल करना एकदम आसान काम है बंधु। इसको कटा देंगे 9 तिया 27 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटा देंगे बंधु 6 तिया 18 हो जाएंगे। इसको कटा देंगे 17 चौकी 68 हो जाएंगे। इसको कटा देंगे 4 दूनी 8 हो जाएंगे। इसको कटा देंगे बंधु 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 3 बटे कितना हो गया बंधु 125 हो गया। आपका जो ऑप्शन है बंधु वो पॉइंट में है, इसको इसलिए पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको देखिएगा बंधु। अगर हम इनको गुना करके जीरो में कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से कर देंगे,
या तो भाग देना चाहेंगे तो बंधु कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 3 में भाग दे दीजिए। अगर आपको किसी को परेशानी है 3 में भाग देना तो एक बार देख लीजिए बंधु। यहाँ पे 125 से हम 3 में भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे बंधु, पॉइंट देंगे तो क्या उतरेगा, 0 उतरेगा एकदम, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 0 पॉइंट देंगे तो 0 उतरेगा। अब फिर बंधु नहीं भाग लेगा तो 0 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कितना 300 होगा। तो इसको देखेंगे 2 बार में लगाएंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 125 दूना 250 हो जाएंगे 0, 10 में 5 गए 5 बंधु। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंसिल 50 आया। फिर आप नहीं भाग लगेगा तो बंधु क्या उतरेगा 0 उतरेगा। अब यहाँ आप लगाएंगे 4 बार में, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एक 4 एक 500, ये कट गया देखिए। तो क्या हो गया बंधु 0.024 हो गया। तो 0.024 जो आपका हुआ बंधु कितने नंबर पे ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर पे ऑप्शन पे है। कहीं को दिक्कत बंधु नहीं है। अगर आप देखिएगा इनको अगर एक तरीके से और कर सकते हैं बंधु, 3/125 को देखिएगा, एकदम सोचने की बात है। अगर बंधु इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करिए। देखिए नियम तक कहता है जो भाग देने में अगर जिसको भी परेशानी होगा, भाग देना है क्या 3 में भाग देते नहीं भाग लगता बंधु, पॉइंट देंगे 0 उतरेगा। फिर भी भागने लगा तो 1 0 यहाँ आएगा, तो 1 0 अपने आप यहाँ आएगा। ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते इसका सहारा लेते हैं। तो बंधु 3 दूनी 6, 125 दूना क्या करता है 250। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो भी ये 0 में पूरा कन्वर्ट नहीं बंधु, 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 25 चौके 100, 100 और 1 0 पहले से 1000। तो फिर 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे, क्योंकि 3 0 बंधु तो 0.024 इतना आंसर हो जाएगा। तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं या तो इस विधि से भी कर सकते हैं, कैसो भी करेंगे बंधु आपका जो है आंसर आएगा। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए मेरे मित्र बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे मित्र बंधु, ए बी सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में। वो आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। बंधु ये जो सवाल है एलसीएम एचसीएफ से, और आपको लगेगा सर आप कैसे जान गए एलसीएम एचसीएफ से, तो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बंधु वृत्ताकार क्या है, एक स्टेडियम है, एक ही बिंदु से मान लीजिए एक कोई बिंदु है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी, एक ही समय भागना स्टार्ट करता है ए बी सी। लेकिन कहता बंधु एक चक्कर ये जो है 252 सेकेंड में, और बी जो है आपका कितना 308 सेकेंड में। क्लियर, और सी जो है 198 सेकेंड में पूरा करते। आखिर बंधु कौन ऐसा समय आएगा, कितने समय बाद ये जो भागना स्टार्ट किया पुनः इसी रास्ते पर इसी जगह मिलेंगे। तो बंधु ये देखिएगा, अगर एक चक्कर 252 में लगाते हैं, एक चक्कर 308 में, ये सबसे कम 198 में लगाते हैं, तो क्या बंधु एक बार अगर ये आएंगे, एक ही बार घूम करके यहाँ आएंगे, क्या वो मिल लेंगे? संभव नहीं है, क्योंकि जिनका समय अधिक है उसका क्या होगा, गति कम होगा, जिनका समय कम उसका गति अधिक होगा। जब आप सभी बंधु कहीं दौड़ कर रहे होते हैं, और एसएससी जीडी में अगर आप दौड़ रहे होंगे बंधु, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि बंधु जो एक समय से हम 10-15 दौड़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोई आगे निकल जाता है और कोई पीछे रह जाता है। जब देखते हैं बंधु तो आगे और पीछे रह जाता है, क्या आप ही बताइए एक चक्कर में पुनः उस रास्ते पे आएंगे? नहीं आएंगे। तो आखिर कितने समय बाद सब एक ही बिंदु पर आएंगे? तो बंधु इस एलसीएम से क्या रिलेशन है समझिएगा। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो वैसा समय देखिएगा, वैसा समय जो सभी समय से कट जाए, सभी समय से भाग लग जाए, उसे एलसीएम कहेंगे। और वही वैसा समय जो होगा उसी बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर उतने समय के बाद मिलेंगे, यानी सबसे कट जाएंगे, यानी सब इस जगह पहुंच जाएंगे। तो इसका क्या निकालेंगे बंधु? एलसीएम निकालेंगे। अब समझ गए कि एलसीएम से है, तो निकालते हैं बंधु एलसीएम। एलसीएम ऑफ 252, 308, 198। तो देखिएगा बंधु ये दोनों को निकालते हैं, इन दोनों से हम देख रहे हैं यहाँ भी 4 से कट रहा है, यहाँ भी 4 से, तो 6 चौक 24, फिर 1
4 तिया 12, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कट रहा है। यानी एलसीएम को हम इस विधि से बना सकते हैं। हमारे एक तरीका है, इस विधि से भी सीखिए बंधु। एलसीएम आप किसी तरह से निकालिए, वो आपका काम हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सिखा देते हैं। 7 से 9 सती 63, 11 से 77। अब नहीं कटेंगे बंधु, तो इधर का गुना इधर कर दो, इधर का गुना कर दो, इधर एलसीएम हो जाएगा। तो देखिएगा 9 8 72, 0 7, 9 तिया 27, यानी 27 72। अब देखिए इन दोनों 27 72 और 198 का एलसीएम निकाल लीजिए हमारे मित्र बंधु। तो देखिएगा ये और ये लगाते हैं, तो यहाँ 8 1 9, और देख रहे हैं यहाँ पे 7 दूनो 7 दूनो, यानी 11 से कटने वाले बंधु। तो देखिएगा 11 दूनी 22, 5 57, 11 5 55, फिर कितना 2, 11 दूनी 22। यहाँ बंधु 11 से कटा रहे हैं, तो आप देखिएगा 18 बार में कटेंगे, 8 1 9 हो जाता, तो आ जाएंगे बंधु। अब इनको कटाइएगा, 18 1 18, तो 18 से ये भी कट जाएगा, 18 1 18, 18 7 25 72 हो जाता, 18 चौकी 72। इसको गुना कर दे बंधु, या इसको गुना करें तो वही एलसीएम होगा। तो 1 गुना 27 72 करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएंगे, 27 72 हो जाएंगे। अब 27 72 क्या है बंधु, सेकेंड में, यानी कि 2772 सेकेंड में उसी बिंदु पर, यानी उसी बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर एक साथ सब मिलेंगे। तो बंधु ये क्या सेकेंड में हमारा आंसर है, इतना देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आपको आंसर भी तो लाना है हमारे मित्र बंधु। तो आंसर आप कैसे लाएंगे इसको समझिएगा। तो सेकेंड में हम लाएंगे, समझना है सबको। यहाँ पे 27 72 में कितना से भाग दे देंगे बंधु, सेकेंड में अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मिनट है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे कितना भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। ये बंधु आप सबको ही जान रहे हैं। अब इसको कटा देंगे, 7 2 9 9 7, 16 2 18, 6 से कट जाएंगे बंधु, कटा दीजिए आराम से, 10 6 60। और इसको आगे से कटा सकते थे हम, लेकिन छोटा छोटा सी कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24 बंधु, 3 27, 6 6 के 36, 6 दूनी 12, फिर भी कट जाएंगे बंधु, कटा दीजिए इसको, ये 5 हो जाएंगे, ये कटा देंगे बंधु, 23 दूनी 46, और फिर 2 1 तो 231 हो गया। यानी अब इसको लिख सकते हैं 231 बटे कितना 5। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 चौक 20, फिर कितना 3 बचा, 6 पंचे 30, 46.1/5 हो गया। तो लिख सकते हैं बंधु 46 मिनट। फिर इनको मिनट में टोटल निकला, इसको सेकेंड में बदलिए, क्योंकि मिनट के बाद सेकेंड है। और ऐसे भी देख रहे हैं एक ही 46 वाला आंसर है, तो ऐसे मार सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो पूरा लाना होगा बंधु। तो यहाँ पे हम 1/5 को कितना से गुना कर देंगे, फिर 60 से कर देंगे, तो 12 पंचे 60, यानी कि 46 मिनट 12 सेकेंड के बाद उसी रास्ते पर, उसी बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर एक साथ तीनों मिलेंगे। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बंधु देखिए किस प्रकार से है, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांकों को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी बंधु 1000 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका अर्थ होता है बंधु, यानी कोई ऐसी संख्या होगा ये जोड़ने के बाद जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल सके, यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो बंधु आखिर कौन सी संख्या आएंगे, 10 आएंगे, 18 आएंगे, 24 आएंगे, 89 आएंगे, क्या आएंगे। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बंधु जो संख्या दिया हुआ है उसके सहारे उन नजदीक तक पहुंचेंगे जो कि पूर्ण रूप से वर्ग होगा उस संख्या के तरफ। तो बंधु ध्यान देना है, यहाँ पे पेयर लगाए, ये पेयर लगाए, तो 3 ऐसे वर्गमूल आप सब बनाए होंगे। तो 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, 3 3 6, यहाँ उतरा 00, एक बार में खाएंगे बंधु, 1 1 का 1, 1 6 का 6, यानी कि हो गया यहाँ पे 10 में 1 गया 9, और यहाँ 9 में 6 गया 3, 39 शेष बच गया। अगर बंधु ये 39 शेष नहीं बचता तो ये हमारा क्या होता, परफेक्ट वर्ग हो जाता है, परफेक्ट इसका वर्गमूल निकल जाता है बंधु। लेकिन यहाँ पे ये चीज है बच गया। तो बंधु जोड़ने की बात हो रहा है तो ये घटा नहीं सकते हैं, घटाएंगे तो इनसे कम हो जाएगा, जोड़ना है तो उनसे आगे जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि अगर 31 बार में 31 बार में यानी कि बच रहा है तो 32 बार में लगा दीजिए। तो 32 बार में लगाएंगे बंधु, 32 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1024,
और 31 का स्क्वायर करते बंधु तो देखिएगा क्या हो जाता है, इसे भी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रूव कर देते हैं, दोनों तरफ से देखिए 1000 में अगर 39 नहीं रहता तो पूर्ण रूप से इसका वर्ग होता। तो 39 यहाँ क्या करेंगे, जो बचता है उसको घटा देते हैं, तो 10 में 9 गया 1, 9 में 6 3 गया 6, यहाँ 961, और यही 31 का स्क्वायर करते हैं बंधु क्या हो जाता है 961 होता है। एकदम समझना है बंधु, 31 का स्क्वायर करते हैं 961 और 32 का स्क्वायर करते हैं 1024। सर 32 कैसे जान गए, क्योंकि 31 में देख रहे हैं बंधु, 31 बार में कर रहे हैं तो 1000 से कम हो रहा है, और 32 बार में कर रहे हैं तो 1000 से ज़्यादा हो रहा है। यानी इसी के बीच में कोई ना कोई संख्या आपका जो है, इन्हीं दोनों में से कोई संख्या जो है आएगा जो कि परफेक्ट वर्क करेंगे। तो पीछे वाला तो हम आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ने की बात है तो हम आगे की ही ओर जाएंगे। तो आगे में क्या जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, या तो अब यहाँ से समझिएगा बंधु जो कह रहे हैं, अगर देखिएगा कि 31 बार में अगर कम यहाँ बच रहा है तो इनसे एक बार में ज़्यादा खिला दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। अन्यथा देखिएगा यहाँ पे, या तो समझिएगा कि जो शेष बचा उसको घटा दिए, तो घटाने के बाद देखिए कितना बचा, तो ये देख रहे हैं 1000 से कम हो रहा है, इसका मतलब 1000 में जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या जोड़ेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 31 है, इससे एक ज़्यादा लगा देंगे तो वो हमारा संख्या हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बंधु हमने देखिए 31 बार में कम हो रहा था 961, और हमारा देखिएगा 1000 था, यानी कह रहा है कि 1000 में क्या जोड़ेंगे, तो 961 से ज़्यादा है 1000, तो 1000 में और जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 1000 के बाद कौन ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, वो 1024 है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे बंधु, 24 जोड़ेंगे। अब देखिए 24 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बंधु आप ही बताइए 31 और 32 के बीच में कोई संख्या है, नहीं है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट तरह से जानते हैं, सेकेंड लॉ से जानते हैं, एकदम आसानी से बना दीजिएगा। देखिए बंधु सेकेंड लॉ क्या है, ध्यान लगाइएगा। 1000 के लगभग में जाना है। 30 का स्क्वायर बंधु ऐसे भी जानते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 3 तिया 9। अगर 30 का करेंगे तो 30 तिया कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे बंधु 900 हो जाएगा। अगर आप 30 का स्क्वायर करते क्या हो जाता है, शॉर्ट में समझिए 900 हो जाता है। अगर बंधु 31 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 961 हो जाता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर बंधु 32 का स्क्वायर करते हैं तो 10 क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। और कह रहा है क्या 1000 में क्या जोड़ा, तो 1000 बंधु इसी के बीच में है, एकदम आप देख रहे हैं 1000 उसी के बीच में है। 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961 और 32 का स्क्वायर 1024। आप ही बताइए इसमें कि 31 और 32 के बीच कोई संख्या है, नहीं है। परफेक्ट 31, परफेक्ट 32, परफेक्ट 31 का करते हैं 961, परफेक्ट 32 1024। तो 1000 से अधिक में जाना है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो 1000 में कितना जोड़ेंगे, जो 1024 होगा वही 1024 32 का स्क्वायर होगा बंधु। तो यहाँ पे 1000 में मात्र 24 जोड़ेंगे तो 1024 होगा, और वही 1024 32 का स्क्वायर होगा। क्लियर है बंधु, आप किसी भी तरह से बनाइए आपका सवाल बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए बंधु अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल देखने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और देखिए ये लाइक वाले सवाल बंधु टाइम एंड वर्क का है, और ये प्रीवियस ईयर का चल रहा है, जो फिर आप जान रहे हैं बंधु, और ये 22 चार का चल रहा है। तो ध्यान देते हैं सवाल में क्या है। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। तो बंधु एक प्रॉपर्टीज है जो आप जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, M1 D1 बराबर M2 D2। इस प्रॉपर्टी से सवाल को बना लेंगे बंधु। कहता है 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 45 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं, इतना दिन में वो समाप्त कर देते हैं हमारे मित्र बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या होता है, उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। बंधु 4 दिन जो काम किया वो 45 किया होगा, उनके बाद ही जो है काम करने के लिए यानी कहते हैं 36 आदमी और मिल गए, तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे, यही ना प्रश्न है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बंधु 4 दिन का अगर वो काम समाप्त कर दिया होगा तो 16 में 4 हम घटा देंगे तो कितने दिन का काम बचा होगा, 12 दिन का बंधु काम बचा। यानी 45 आदमी 12 दिन में अब जो आगे काम करता वही काम करने के लिए कहता बंधु, यानी जो शेष काम बचा हमारा 16 में 4 के 12 दिन का काम बचा था 45 आदमी का, क्योंकि 4 दिन हम काम कर चुके थे, यही काम करने के लिए कहता है 36 आदमी और मिल गए। पहले बंधु कितना था 45, अब 36 मिल गए तो बंधु 36 ऐड कर देंगे,
कहता है कि कितना दिन चलेंगे, यानी देखेंगे बंधु, कहता है अब और कितने दिन चलेंगे। मान लीजिए अब और वो काम कितना दिन चलेंगे, एक दिन चलेंगे, यहाँ पे एक्स रख लीजिए। क्लियर है। अब इनको देखिए काम करिए बंधु, 45 गुना 12 बराबर 6 5 11 4 3 7 1 8 और बंधु गुना एक्स। एकदम समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 पचे 45, 9 नमा 81, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 चौक 20 बराबर 3 गुना एक्स यानी 3x। एक्स बराबर 20/3 यानी 6.2/3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। अब वो शेष काम देखिए एक बार फिर पुनः समझिएगा बंधु। ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन कितना नंबर पे, तीसरा नंबर पे क्लियरली बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। ये प्रॉपर्टीज का प्रयोग किए M1 D1 बराबर M2 D2 का। एक बार समझिएगा, 45 आदमी काम 16 दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन कहता है बंधु काम शुरू करने की 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, तो 4 दिन में कुछ काम हो गया, वो काम हो गया, इसको हटा दीजिए। वही शेष काम करने के लिए बंधु 36 आदमी आए, तो वो शेष काम देखिए कितना दिन का बचा। 16 में 4 दिन का अगर काम कर लिए तो 12 दिन का बचा। वही 12 दिन का काम अब कितना आदमी करता, 45 आदमी करता। लेकिन वही 12 दिन का काम जो 45 आदमी करता, वही काम करने के लिए, काम इधर वही काम इधर, तो बराबर कर दे। वही काम करने के लिए 36 आदमी आ गए, तो 45 के साथ 36 जोड़ के कितना दिन चलेंगे, एक दिन। तो एक्स का मान निकाले तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा, निश्चित रूप से वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका क्या है, टाइम एंड वर्क से है। ध्यान दीजिएगा बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है बंधु। तो चलिए एक हम प्रॉपर्टीज फिर भी लिख देते हैं, जैसा जैसा आता है बंधु। M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2 यानी इनके बराबर। यहाँ काम है बंधु, 2 गुना काम है, इसलिए W वर्ग को भी लिए हैं। घंटा रहता तो H को भी लेते, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अगर काम के लिए या तुलना आधे काम या नहीं कहता तो ये हम नहीं लेते। क्लियर है बंधु। तो जैसा जो कहेगा वैसा हम कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सवाल में कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते। कुछ आदमी मतलब एक्स आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते। देखिएगा M1 D1 एक्स आदमी 12 दिन में कर सकता। आगे कहता है उनसे 2 गुना आदमी, 2 गुना पहले था एक्स, तो यहाँ क्या होगा बंधु 2x। 2 गुना आधे काम को, अगर बंधु इधर 2 काम तो इधर 1 काम, अगर इधर 1 काम तो इधर 1/2, जैसा भी लेना है आप ले सकते हैं। अगर इधर 1 लेते इधर 1/2 लेते आधा होता, तो इधर 2 ले लिए इधर 1 ले लिए, तो आधा भी हो गया। जैसा आपको मानना है बंधु मान सकते हैं। आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, D दिनों में पूरा करेंगे, यही है बंधु। अब देखिए आपका आंसर आएगा x कैंसिल, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, D बराबर बंधु कितना 3, यानी कि उसका जो आंसर होगा बंधु क्या होगा 3 दिन होगा। जो आप देख पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑप्शन में बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया। इस तरह के सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं। किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो बंधु जरूर कमेंट करिए। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए बंधु। क्योंकि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ये अच्छा लगा वीडियो या खराब लगा, कमेंट आप करिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। मेरा समर्पण आपके साथ है बंधु, मेरा कुछ नहीं है। जब आपका रिजल्ट बनेंगे तो ज़रूर आप कहेंगे सर आपका बताया हुआ कुछ सवाल ज़रूर आया था। इसलिए बंधु आपका सपोर्ट सिर्फ मिलते रहे और हम आपके बहुत सारा चीज़ करें बंधु, बहुत सारे सवाल बताएंगे, वीडियो भी बहुत सारा सारा लाएंगे बंधु। तो चलते हैं तत्काल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से है। ध्यान दीजिए किस प्रकार से बंधु, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुना 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। यानी ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर है। देखिए बंधु क्या है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुना 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान है। देखिए बंधु एक आयताकार, आयत में जानते हैं बंधु आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बड़ी भुजा बंधु 200 और छोटी भुजा 180 इतना है।
कि आयताकार उद्यान के बाहर से घेरती है। क्या घेरती है? एक गली घेरती है। गली की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। एकदम समझना है बंधु। यानी ये जो गली है हमारे मित्र बंधु, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो गली है वो क्या है? 10 मीटर चौड़ा है। यानी इधर 10 मीटर तो इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, यानी इधर 10 मीटर चौड़ा। आप ये देख पा रहे हैं बंधु, ये जो आपका गली है, ये पूरे का पूरे गली चारों तरफ बाहर से घेरती है। ये क्या है? 10 मीटर का है। किन्हीं भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हैं 200 का था, और ये आपका क्या था? 180 का था। और यहाँ जो चौड़ाई बंधु देख रहे हो 10 का है। अब देखिएगा, कहता है कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का मतलब ये गली का क्षेत्रफल जो है क्या होगा? ये गली जो हमारा बंधु, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पथ का क्षेत्रफल यानी गली का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ से पथ सहित आयताकार भाग का क्षेत्रफल, पथ सहित, एकदम समझना है, पथ सहित आयताकार भाग का क्षेत्रफल घटा, ये बंधु इस भाग को हटा देंगे, यानी इसमें पूरा में से इसको हटा देंगे तो ये गले निकल जाएगा बंधु। तो ये लिखेंगे आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल घटा आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल। क्लियर है बंधु? अब देखिए पथ सहित आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ये ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई पता चल जाए और यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई पता चल जाए। तो बंधु देख रहे हैं यहाँ से यहाँ लंबाई अगर देखते हैं, इधर क्या है? 200 है। तो बंधु इधर भी भाग बढ़ा है और देख रहे हैं इधर भी बढ़ा है, तभी तो इधर चारों तरफ है। तो बंधु इधर 10, यानी इधर 10 और इधर 10, 10 10 20 बड़ा, बीच में यहाँ से यहाँ कितना है बंधु? 200। यानी कि टोटल लंबाई अगर इसका देखा जाए तो 200 कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। क्लियर है? एकदम किसी बंधु को दिक्कत नहीं होना। अगर ये बंधु चौड़ाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही चौड़ाई है, 180 है। एकदम निकालने का तरीका जो है उस तरह देखिए, 180। तो बंधु इधर भी 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, और यहाँ भी देखिए 10 होगा, क्योंकि यहाँ इधर चौड़ाई 10 है तो ये 10 होगा। तो 10 10 20, 180 प्लस 20 कितना हो जाएंगे बंधु? तो आपका 200 हो जाएगा। यानी 200 आपका हो गया ये पूरा रास्ते सहित चौड़ाई और रास्ते सहित लंबाई 220। तो यहाँ पे पथ सहित आयताकार भाग का क्षेत्रफल होगा 200। एकदम समझना है बंधु, 220 गुने 200 एकदम। और उसमें से घटा देंगे बंधु आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल, आयताकार उद्यान यानी ये वाला भाग घटा देंगे तो पथ निकल। 200 गुना कितना? 180। कहीं कोई दिक्कत मित्र बंधु? नहीं। अब इसको गुना करने में तो आप बहुत आगे बंधु कर सकते हैं। 22 दूना 44, 44 पर क्या सुनना? 3 सुनना। यहाँ बंधु कर सकते हैं 18 दूना 36, 36 पर क्या सुनना? 3 सुनना। तो भाई घटा दीजिए, एकदम आसानी से घटा सकते हैं। 000 डाल दो भाई। 14 में 6 दिया 8, और 3 में 4 था उधर ही चला, 3 में 3 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया? 8000 हो गया। यानी उस गली यानी उस पथ का अगर क्षेत्रफल देखा जाए मीटर स्क्वायर में होगा बंधु, कितना होगा? 8000। और आप देख पा रहे हैं आपका आंसर कहाँ पे है? 1 नंबर ऑप्शन में कितना है बंधु? 8000 है। एकदम बारीकी से बंधु आप समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बंधु क्षेत्रमिति से है, ध्यान दीजिएगा। सीसा की एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। क्लियर है बंधु? बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीसा की ठोस घन, आप घन जानते हैं बंधु, वो वर्ग के फलक से बनते हैं, तो हम एक घन बना लेते। एकदम समझना है मित्र बंधु, भाषा समझ गए, सवाल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बंधु हम ठोस घन बना दे जिनके किनारे का था कि माप 44, तो सभी किनारा 44 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं, बगल उसके ये फलक 6 लगाते हैं तो घन बन जाते, तो घन के भी सभी किनारे बंधु आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहता है 4 सेंटीमीटर व्यास कितने गोलाकार, यानी कितने गोलाकार, देखिएगा 4 सेंटीमीटर व्यास के, एकदम समझना है बंधु,
4 सेंटीमीटर व्यास की कितने गोलाकार बन सकती है? x गोलाकार बन सकती है। इसका मतलब बंधु है कि जितना आपका यहाँ पे आयतन है, उसी आयतन का यानी उतने ही मटेरियल का यहाँ गोला बनाना है, वो भी 4 सेंटीमीटर व्यास का। तो कितने बनेंगे? x बनेंगे। यानी जितना मटेरियल यहाँ है उतना मटेरियल का ही यहाँ बनेंगे, लेकिन 4 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। तो कितना होगा? तो x होगा, यानी x का मान निकाल लेंगे। क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, ये आपका एक ठोस घन है जिनका किनारे की माप 64 है। कहता है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? x गोले। तो कहेंगे सर बराबर कैसे कर दी कि जितना आयतन यहाँ है उतने आयतन का यहाँ बनेगा, लेकिन कितने बनेंगे वही निकाल लेंगे। या तो आप जानते हैं गोलाकार की संख्या बराबर, फार्मूला रटते रटते थक जाएंगे बंधु, भूल भी जाएंगे, लेकिन x मान निकालेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम बताते हैं, यहाँ पे गोलाकार की यानी गोलियां की संख्या बराबर टोटल आयतन बटे एक गोले के आयतन से भाग दे देंगे, संख्या निकल जाएगा। तो वही करेंगे, x का मान निकालेंगे तो इधर बटे हो जाएगा। बात बा एक ही है। तो चलिए बंधु, ये जो हम मटेरियल बनाने के लिए प्रयुक्त करेंगे तो इसको पहले गलाएंगे, तभी तो मटेरियल मिलेगा लिक्विड के रूप में, मतलब गीला मिलेगा, यानी कहने का मतलब है। तो समझिए, ये जब भी इनको किसी में परिवर्तन करेंगे तो इसका आयतन निकालेंगे बंधु। तो ये आयतन जब निकालेंगे तो घन का आयतन आपको पता है बंधु क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो 44 गुना 44, एकदम 44। भुजा क्यू का मतलब भुजा क्यू ए गुना ए गुना ए, 44 गुना 44 गुना 44 बराबर, एकदम समझना है मित्र बंधु। ये कह रहा है कि गोलाकार बनेगा, तो गोला का बंधु आयतन रखेंगे। तो गोला का आयतन आप जानते हैं, हर कोई जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू यानी गुना x। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये व्यास हमारा 4 है, d बराबर 4 है, तो r बराबर जानते हैं बंधु, dy क्या होता है 2। तो 4/2 बराबर कितना होगा? 2 होगा, यानी r का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। अब देखिए एक बार और लिख लीजिए, 44 गुना 44 गुना 44 बराबर 4/3। अब पाई का मान बंधु 22/7, आर का मान 2 गुना 2 गुना 2, एक्स का मान कितने बनेंगे? एक्स गोली बनेंगे बंधु, इतने आयतन का। एकदम समझना है। देखिए 22 और 22 दूना 44, 2 2 कैंसिल हो गया बंधु। फिर देखिएगा 22 दूना 44, फिर इसको कटा दीजिए 22 दूना, चलिए कटाने में कोई कसर ना छोड़िए बंधु, उसके बाद भी कट जाएगा। देखिएगा 2 से कटा देंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ हो गया 2, फिर इसको कटा देंगे 11 दूनी 22। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कि x का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 11 गुना 11 गुना कितना आएंगे बंधु? 3 गुना 7 आएंगे। एकदम आप समझ रहे हैं हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा x बराबर जो निकालेंगे बंधु, गुना आप आसानी से कर सकते हैं, जब 11 वाला गुना रहे आसान हो जाता है। देखिए 7 तिया 21, अब गुना 11 करते हैं 2 1, फैला दीजिए फिर सटा दीजिए, यानी 231। 231 गुना बंधु 11 बचा था, ये वो 11। तो इसको भी करने का तरीका है, यहाँ 1 लिखिए, 3 1 4 लिखिए, 3 2 5 लिखिए, फिर 2 लिखिए, तो इसको पूरा गुना करेंगे क्या होगा? 25 41। तो आपका आंसर हो गया बंधु कितना? 25 41। तो आप देख रहे हैं कितने नंबर पे ऑप्शन पे है? पहले नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए? यानी कि मेरा जो कहने का अर्थ होता है, मेरा जो तात्पर्य होता है, उस तात्पर्य को समझना है बंधु। टोटल का आयतन देखिए कितना हुआ, उनसे हम इतने के गोले में डाल रहे हैं, कितना डालना है? x डालना है, तब जाकर के इस आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आयतन बराबर कर दी, x मान ली की संख्या होगा तो x का मान निकल आंसर हो गया एकदम। अन्यथा आप लिख सकते वही, गोलियों की संख्या बराबर घन का आयतन बटे एक गोले के आयतन से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे आपको इच्छा करता है वैसे बनाइए, लेकिन कभी कभी बंधु इस प्रकार भी समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो बंधु है आपका वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से है। तो बंधु देखिए ये प्रश्न कैसे बनाएंगे, और ये आप जान रहे प्रीवियस चल रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो बंधु एक चीज आप देखिएगा, प्रॉपर्टी थोड़ा सा FP SP और CP। FP का मतलब फिक्स प्राइस जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, SP का मतलब सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और CP मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो बंधु जो FP और SP का वो रिलेशन होता है वो डिस्काउंट के साथ होता है, डिस्काउंट परसेंट के साथ।
और एसपी और जो सीपी का संबंध होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ होता है बंधु। अगर ये मान लीजिए 100 है, अगर 5% का डिस्काउंट दिया तो 95 में बेचेंगे। ये दोनों का कथन है, एक साथ आएगा। अगर बंधु सीपी 100 है, अगर 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे, अगर 5% आने पर बेचेंगे तो 95 में बेचेंगे। ये सीपी से एसपी आने का है और एफपी से एसपी जाने का ये मेथड है। तो आप ये समझ चुके होंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, उस चीज को समझना है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मान लीजिए बंधु कितना है, 100 है। कहता है क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करने का मतलब 140 बंधु। कोई वस्तु का दाम 100 रहेगा, 40% अधिक अंकित करना होगा तो कितना करेंगे, 140 करेंगे। ये आप जान चुके हैं। आगे चल के कहता है और उन्हें 15% की छूट पर बेचता है। बंधु 15% छूट पर बेचेंगे, और हमने छूट का मतलब बताया डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट की बात आएगा वो किसको बताएगा, एफपी और एसपी के रिलेशन को बताएगा, यानी इसके बीच ये संबंध को दर्शाएगा। कहता 15% छूट पर बेचता है। अगर बंधु 15% छूट पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, आप जानते हैं बंधु कि हमारा जो ये है 140 है। अब देख लीजिए अंकित मूल्य, कहता 15% छूट पर बेचेंगे, इसका मतलब 85 यानी 85 में बेचेंगे। 85/100 कर दिए। क्लियर है बंधु, यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे भी कह सकते हैं 100 बराबर 140 अगर अंकित मूल्य पर लेंगे, अंकित मूल्य देखेंगे बंधु तो 100% ये भी अपने आप को होता है, क्रय मूल्य भी अपने आप को 100%। तो 100 बराबर 140, तो 15% डिस्काउंट पर बेचना, 85 में बेचना, 85 बराबर कितना, 140 गुना 85/100। कैसे एक रफ में समझिएगा। अगर अंकित मूल्य भी अपने आप को 100 है बंधु तो 100 बराबर कितना, 140 अंकित मूल्य दिया है। कहता है 15% डिस्काउंट पर बेचना, कितना बेचना, 85 में, तो 140/100 गुना कितना, 85। यही कर सकते हैं बंधु, तो डायरेक्ट कर दिया। अंकित मूल्य हमारा 140 है। कहता है 15% छूट पर बेचता है, यानी 15% छूट पर बेचना, कितना बेचना, 85, 85/100। अब देखिए कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, तो बंधु इसमें 7 दूनी 14, 17 7 19 119, यानी कितना बेच दी बंधु, 119। आगे चल के कहता है उसका लाभ प्रतिशत है, और आप समझ गए, मुस्कुरा दीजिए आप कि बंधु लाभ परसेंट का दिया। जब लाभ और हानि की बात आएंगे तो सीपी और एसपी के रिलेशन को बताएगा। अगर बंधु कितना परसेंट का लाभ कमाएंगे, देखिए क्रय मूल्य 100 और 100 से कितना ज्यादा है बंधु, 19 ज्यादा है। तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि 19% का लाभ कमाएंगे। तो 19% का लाभ जो है हमारा कितने नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, सवाल यूं ही बनता चला जाएगा बंधु, और लगेगा कि हम कुछ सीखे हैं। सीखना चाहिए, रटना नहीं है, ट्रिक हमारे पास नहीं। कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल बनाइए, सबसे फास्ट बनेगा। और ट्रिक अब काम नहीं करता हमारे मित्र बंधु, ट्रिक कितना रटिएगा, बहुत से रटेगा ट्रिक, 2500 ट्रिक याद रखिएगा, हम रखे हुए हैं, रख नहीं पाएंगे बंधु। लेकिन क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न जो है वो डिस्काउंट से है, ध्यान दीजिएगा बंधु कैसे इसको बनाएंगे। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो बहुत ही आसान है बंधु, 1 सेकेंड में बना लेंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। एक पुस्तक बंधु खरीदने गया, एकदम समझिएगा। अंकित मूल्य पर 16% की छूट से, यानी इस पर डिस्काउंट कितना मिला है बंधु, 16% की छूट से। कहता है 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, यानी एक पेन खरीद लिए, वो भी कितना, 80 रुपया की लागत वाला। तो कहता पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, आखिर पुस्तक के लिए कितना भुगतान करना पड़ा, कितना रुपया इसको दिया। तो बंधु जैसे हमको डिस्काउंट 16% का दिया, तो यही 16% में हमने पेन खरीदा जो 80 रुपया की लागत वाला था। अगर ये 16% डिस्काउंट नहीं देता तो हम ये पेन नहीं खरीदते। और आपको पता है बंधु 16% डिस्काउंट बराबर कितना, 80, यानी ये 16% 80 रुपये के बराबर है। ये 16% एक जो पेन खरीदे हैं उनके बराबर है। कहता है पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, यानी कितना भुगतान किया। तो बंधु पुस्तक का अंकित मूल्य कितना परसेंट, 100%। तो 100% बराबर 80/16 गुना 100, 16 पंचे 80, 100 गुना 5, 500, यानी जो बुक के लिए, पुस्तक के लिए उसने भुगतान किया
वो कितना किया बंधु, 500 किया, जो कि आपका ऑप्शन कितना पे है, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए बंधु, जो अभी तक भी शेयर नहीं किया हूँ सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक भी जरूर दबाइए बंधु, और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, आज जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आप देखेंगे वीडियो को कैसे, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखिए बंधु। और चलिए बंधु, आज जो क्लास आपका होगा रहा, इतना ही रहा बंधु, फिर आपके नेक्स्ट क्लास में आप सबों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी भाई बंधु को अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।